स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8th में हिंदी में व्याकरण में। और जो हमारा टॉपिक पीछे वीडियो से चल रहा था सर्वनाम, अभी तक हमने इसके दो भेदों के बारे में पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी दोनों सर्वनाम में हमने देखा था कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं हमारे व्याकरण में, हम देखें कि हमारे काव्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है कि हमने जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर हम सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़े हैं दो भेदों के बारे में पढ़ा था, जिसका एक का नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो आइए पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। इसकी परिभाषा होगी वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चय अनिश्चय में क्या होता है कि दोनों में अंतर आता है नहीं का। ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था निश्चय सर्वनाम, जिसमें क्या होता है किसी व्यक्ति वस्तु घटना का क्या कराता है, निश्चित बोध कराया जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं कराता है, क्या नहीं करता है, बोध नहीं कराता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में हमें पता नहीं होता है तो उसके लिए अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई या कुछ, कोई आता है, कुछ चाहिए, तो उसमें देखिए कि आपको भी तो पता नहीं है कि कौन आया है, किसी व्यक्ति का निश्चितता का पता नहीं होता है। जैसे इसमें लेते हैं कि अगर वाक्य में प्रयोग होता है दूसरा हम देखें ठीक है, तो हम जैसे वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं सार्वनामिक शब्दों का, तो उसमें देखिए जैसे हमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई आता है, बेल बजाता है, बेल बजने के बाद क्या देखते हैं कि हमें पता नहीं कि कौन आया, तो हम क्या करते हैं कि भाई बाहर देखो कौन आया है। अभी हमारा निश्चित नहीं कि कौन व्यक्ति आया है। जब वह व्यक्ति परिचित होता है तो वहाँ पे निश्चितता का बोध हो जाता है। तुम्हें कुछ चाहिए, अगर हम बात करते हैं, कई बार होता है मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ में हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए वहाँ पे आता है तो वह निश्चितता का बोध कराते हैं। आगे देखें अगले इसके सर्वनाम के भेद में प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि किसी से प्रश्न किया जाता है, यानी प्रश्न बोला जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ आ जाती है हमारे यहाँ कि वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किया किसके लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
क्या बात हो गई? कई बार हम किसी के नाम विशेष से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे हम प्रश्नवाचक अगर शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य में, तो क्योंकि वो वाक्य जो हो जाता है प्रश्नवाचक हो जाता है, तो प्रश्नवाचक जो सांकेतिक जो चिन्ह होता है प्रश्न का, वह भी हमारा लगाना जरूरी होता है, ताकि उससे पता लगे कि वाक्य में इसमें प्रश्न किया जा रहा है। आगे देखें तो ये रहा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे हम पढ़ेंगे इसके अगले भेद के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जैसे बताया जा रहा है कि किसी वाक्य में शब्दों का जो होता है आपस में संबंध होता है जो उस वस्तु व्यक्ति से जोड़ता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, कुछ सर्वनाम शब्द प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझने का प्रयास किए संबंधवाचक में किस तरह के शब्दों को जोड़ा जाता है कि कुछ सर्वनाम शब्द प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ते हैं? आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए जैसे कई सारे वाक्य होते हैं उसमें दो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं और जो प्रधान उपवाक्य होते हैं, क्योंकि कई बार एक वाक्य होता है कई बार सीधा नहीं होता है, उसमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसमें एक तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। तो देखिए जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, दो तरह से जो करेगा वैसा पाएगा। दूसरा है जो करेगा सो भरेगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो आपस में एक वाक्य से दूसरे वाक्य से जुड़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा है कि पूरा एक वाक्य है, इसमें जो जोड़ सो जैसी वैसी ये क्या है? ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है जो वाक्यों का कर रहे हैं आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों के साथ जोड़ा जा रहा है। आगे देखिए हम लास्ट जो उसमें सर्वनाम का एक भेद है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको समझने से पहले देखिए
कि हमने जो पहला इसका भेद किया था पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए हमने 3 जो पुरुषवाचक के भेद देखे थे, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष देखे थे। तो उसमें हमने वाक्यों को 3 तरीकों से 3 आधार में भेद किया जाता है। जैसा पहला देखा गया था कि जिसमें एक वक्ता होता है यानी कहने वाला, जिसमें मैं से स्टार्ट होता है कि वह मैं जो कार्य कर रहा हूँ। दूसरा जो था वो जो श्रोता होता है यानी जो मध्यम पुरुष होता है कि उसके लिए कहा जाता है तुम या आप। तीसरा जो था अन्य पुरुष यानी किसी अन्य के लिए कहा जाता है। तो उसी तरह से थोड़ा अलग जोड़कर यानी व्यक्ति या कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने आप स्वयं करना चाहता है, तो ऐसे वहाँ पे जो प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे सार्वनाम के शब्द को क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा देखिए, ठीक है, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करता होता है। जैसे एक समझ लीजिए कर्ता के बारे में एक वाक्य दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे अगर हम हमारे व्याकरण के अनुसार देखें कि एक वाक्य होता है, उसमें जो अलग अलग शब्द होते हैं वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए जैसे इसमें रमेश है, ठीक है ना, तो ये क्या है, भी ये करता है, ठीक है। क्रिया क्या हो रही है, जाने की, तो कर्म क्या आ गया, बाजार, ठीक है। तो आगे देखें इसमें, तो करता यानी जो कार्य को करता है। तो यहाँ पे भी जो हमने बात करी है हमारे सर्वनाम के लिए कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहा जाए, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरणों से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैंने क्या किया, स्वयं ही ये कार्य कर लिया है। ये कार्य मैं अपने आप क्या कर दूंगा। और इसमें देखिए जैसे स्वयं आया था कि मैंने स्वयं ही ये कार्य कर लिया है, ये कार्य मैं अपने आप कर सकता हूँ। कभी कहा जाता है ठीक है, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, तब वहाँ पे कौन सा सर्वनाम आता है, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर कर्ता स्वयं उस कार्य को स्वयं ही करता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहे थे आपके सार्वनामिक शब्द और उनके जो भेद आए थे, 6 भेदों के बारे में हमने बात करी थी और ये मुख्यतः उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरणों से हमने इन सर्वनाम को पढ़ा है और आगे समझ में भी आया होगा। आगे मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप उन सार्वनामिक शब्दों को आप ढूंढकर आप उनका पता लगाइएगा ताकि इससे आपको और गहराई से समझ में आवे। ठीक है बच्चों, तो इसमें है
दूसरा है अपने आप, ये कार्य, ये काम सीख लूँगा। तीसरा प्रश्न है मुझे अपने गांव जाना है। चौथा है उसकी माताजी बीमार है। और लास्ट पांचवा है ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए आप कैसे पता लगाएंगे कि जो यहाँ रेखांकित किए जा रहे हैं शब्द, ठीक है, रेखांकित शब्दों के सर्वनाम पता करें। ठीक है, ये आप अपने आप स्वयं स्तर पे कर सकते हैं कि जैसा पहला प्रश्न है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो कोई शब्द जो होता है वो कौन से सर्वनाम को दर्शाता है। अपने आप ये कार्य काम जो है सीख लूँगा, तो अपने आप जो है वो कौन से सर्वनाम को दर्शाता है। इसी तरह तीसरे प्रश्न में मुझे अपने गांव जाना है, अपना जो शब्द होता है वो कौन से सर्वनाम को दर्शाता है। इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 4, उसकी माताजी बीमार है, तो उसकी जो शब्द है वह किस सर्वनाम को दर्शाता है। और लास्ट है आज आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपने समझा था तो ज़रूर आपको पकड़ में आ गया होगा जो क्या शब्द है वह किस सर्वनाम को दर्शाता है। तो आपको समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।